हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मांग के कॉन्सेप्ट को शुरू किया था, थ्योरी ऑफ डिमांड को, जिसमें हमने बात की मांग के मीनिंग की और हमने टाइप्स ऑफ डिमांड किया और डिटर्मिनेंट्स किए डिमांड के या मांग के निर्धारक तत्वों की बात की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की, मांग का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मांग का नियम, इसका सबसे पहले हम मीनिंग ले लेते हैं। ये नियम क्या बोलता है? ये नियम कहता है कि अन्य सारी बातें समान रहें, मतलब अन्य बातें समान रहने पर किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। मतलब कि ये जो नियम है वो किसी भी कमोडिटी की प्राइस में और डिमांड में रिलेशनशिप बताता है और ये कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में और मांग में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है कि अन्य सारी बातें कांस्टेंट रहें। ये सारी बातें वही हैं जो हमने मांग के निर्धारक तत्वों में कीमत के अलावा की थी बातें, कि किसी भी वस्तु की मांग को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, बट जब हम सिर्फ मांग और कीमत के संबंध को लेते हैं और जब हम बात करते हैं कि इनमें नेगेटिव संबंध पाया जाता है तो ये मांग का नियम बन जाता है। तो मांग का नियम किसी भी कमोडिटी की प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप को बताता है अन्य सारी बातों के समान रहने पर। नेक्स्ट हम इसकी एक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। कोई भी आप डेफिनेशन ले सकते हो। यहाँ हम सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग एक परिभाषा ले रहे हैं कि सैमुअल्सन क्या बोलते हैं मांग के नियम के बारे में। वो कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइसेस एंड बाय लेस एट हायर प्राइसेस सेटिरस पैरिबस और अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। कि अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन के अनुसार मांग का नियम ये बताता है कि अन्य सारी बातें समान रहने पर लोग क्या हैं, जब किसी वस्तु की कम कीमत होगी उस पर उसकी अधिक मात्रा खरीदेंगे और अधिक कीमत होगी तो उसकी कम मात्रा खरीदेंगे। वही बात है जो हमने, बस इसकी थोड़ी सी वर्डिंग इन्होंने चेंज कर दी है। जैसे हमने पहले कहा कि कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है, वही चीज़ उन्होंने अपने तरीके से ली कि लोग कम कीमत पर अधिक मात्रा खरीदेंगे और अधिक कीमत पर कम मात्रा खरीदेंगे। तो ये नियम प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप की बात करता है। नेक्स्ट, जो अभी हमने बार बार बातें की, अन्य बातें समान रहें, अन्य बातें समान रहें, तो जब भी हम अर्थशास्त्र में किसी नियम की बात करते हैं तो वो नियम कुछ मान्यताओं पे बेस्ड होता है। तो ये भी नियम कुछ मान्यताओं पे बेस्ड है, क्योंकि जब हमने इसकी परिभाषा की तो हमने ये कहा कि अन्य सारी बातें समान रहें। ये नियम तभी लागू होगा जब अन्य बातें समान रहेंगी। अब वो कौन सी अन्य बातें हैं? ये वही अन्य बातें हैं जो मांग को प्रभावित करने वाले कारक थे कीमत के अलावा। अब कीमत के अतिरिक्त जो मांग को प्रभावित करने वाले अन्य सारे तत्व थे उनको स्थिर मान लिया जाएगा। अब वही अजम्पशंस बन जाएंगी, इन्हें ही मांग के नियम की मान्यताएं कहेंगे। तो इसमें सबसे पहली अजम्पशन क्या है? हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये नियम तभी लागू होगा जब क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब जो उपभोक्ता है उसकी कीमत में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब ये नियम लागू होगा। सेकेंड है, नो चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि जनसंख्या के आकार और संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। थर्ड वन इज नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमत में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। नेक्स्ट है, नो चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा, उपभोक्ता की रुचि और पसंदगियों में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट लास्ट वन है, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ प्राइस चेंज इन फ्यूचर, कि भविष्य में भी कीमतों में परिवर्तन की कोई भी संभावना नहीं होनी चाहिए। ये नियम तभी लागू होगा जब भविष्य में कीमत के ना अधिक होने की संभावना हो ना कम होने की संभावना हो। तो ये थी इस मांग के नियम की कुछ मान्यताएं। अब हम मांग के नियम की व्याख्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, मांग अनुसूची और मांग वक्र की सहायता से। तो डिमांड शेड्यूल या मांग अनुसूची क्या होती है? मांग अनुसूची वो टेबल या तालिका है जो अन्य बातों के समान रहने पर किसी भी वस्तु की कीमत, मतलब प्राइस,
और उसकी जो खरीदी गई मात्रा है, क्वांटिटी डिमांडेड है, उसके संबंध को प्रकट करती है। मतलब वो टेबल जिसमें हम प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप शो करते हैं उसे मांग अनुसूची या डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। ये दो तरह की होती है, एक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, और दूसरी है मार्केट डिमांड शेड्यूल, बाजार मांग अनुसूची। वन बाय वन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, व्यक्तिगत मांग अनुसूची। अब व्यक्तिगत मांग अनुसूची वो तालिका है जो क्या बताती है, एक निश्चित समय में सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि इंडिविजुअल है इस टेबल का नाम, इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति एक निश्चित समय में किसी भी वस्तु की डिफरेंट प्राइजेस पर उस वस्तु की कितनी मात्रा की मांग करेगा, अगर मतलब इसको हम एक टेबल में दिखा दें तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बन जाएगी। मतलब यहाँ हम कहीं व्यक्तिगत मांग तालिका में एक व्यक्ति के द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं को शो किया जाता है एक निश्चित समय में। तो जैसा कि टेबल में आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए टेबल है, उसमें दो हमने कॉलम बना लिए, एक है प्राइस ऑफ आइसक्रीम और दूसरा है क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब एक कॉलम में हमने आइसक्रीम की प्राइस शो की है और दूसरे में उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है एक पर्सन, कोई भी ABCD पर्सन। मान लीजिए प्राइस जब 5 रुपीज़ है, क्वांटिटी डिमांडेड 5 आइसक्रीम की है। आइसक्रीम की प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, मान लो बढ़ के 10 रुपये हो गई, तो ए व्यक्ति या राम नाम का पर्सन कोई भी 4 आइसक्रीम की डिमांड करता है। जैसे ही आइसक्रीम की प्राइस बढ़ के 15 हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, 3 हो गई घट के। आइसक्रीम की प्राइस 20 हुई है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी रिड्यूस होकर 2 हो गई है। तो इस तरह से जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हमने देखा, प्राइस और क्वांटिटी के बीच नेगेटिव रिलेशन को शो किया गया है और ये क्वांटिटी डिमांडेड एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा डिमांड की गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल की, बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका वो तालिका होती है जो किसी भी वस्तु की उन मात्राओं को शो किया जाता है जिसमें जो मतलब जिससे मतलब एक पूरे बाजार के उपभोक्ता कितनी मांग करेंगे किसी वस्तु की डिफरेंट प्राइजेस पर, उससे जिस टेबल में शो किया जाता है उसे बाजार मांग शेड्यूल या तालिका कहा जाता है। या हम कहें जिस तालिका द्वारा विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की बाजार में सभी बायर्स या क्रेताओं की कुल मांग को प्रकट किया जाए, उसे बाजार मांग अनुसूची कहा जाता है। अब बाज़ार में तो बहुत सारे कंज्यूमर या बायर होंगे, क्रेता होंगे, तो उन सब का हम एक जगह टेबल में नहीं शो कर सकते, इसलिए सहूलत या ईजीनेस को देखते हुए हम सिर्फ 2 कंज्यूमर ले रहे हैं, एक कंज्यूमर A और एक कंज्यूमर B। इन दोनों के द्वारा आइसक्रीम की डिमांड को शो किया गया है डिफरेंट प्राइजेस पर। ये दोनों उपभोक्ता जितनी डिमांड करेंगे, अगर इन दोनों का टोटल कर दिया जाएगा तो वो मार्केट डिमांड हो जाएगी। तो इस टेबल में 4 कॉलम बनाए हैं हमने, प्राइस 1 2 3 4 शो की है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए पर्सन है, वो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है वो 4 3 2 1 है। मतलब जैसे जैसे प्राइस आइसक्रीम की बढ़ती जा रही है, जो ए पर्सन के लिए जो उसकी मांग है वो कम होती जा रही है, वो 4 3 2 1 हो गई। और इसी तरह मान लो B कंज्यूमर है, उसकी भी इन्हीं सेम प्राइजेस पे डिमांड को भी शो किया गया इसमें कि जब प्राइस 1 थी तो डिमांड 5 आइसक्रीम की थी, जब 2 रुपये प्राइस हो गई तो 4 हो गई उसकी डिमांड, फिर प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है डिमांड भी कम होती जा रही है। तो इस तरह से जो सेकेंड और थर्ड कॉलम को अगर जोड़ दिया जाएगा तो वो मार्केट डिमांड बन जाएगी कि जैसे प्राइस 1 है तो 5 + 4 जो है वो 9 क्वांटिटी की डिमांड हो रही है मार्केट में आइसक्रीम की 1 रुपये कीमत पर। जब प्राइस 2 हो गई, मार्केट डिमांड जो है वो घट के 7 हो गई है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, प्राइस बढ़ के 4 हो गई, तो मार्केट जो डिमांड है आइसक्रीम की वो भी कम होकर 3 हो गई है। तो इस तरह से मार्केट डिमांड शेड्यूल में किसी भी कमोडिटी की सभी क्रेताओं के द्वारा की जाने वाली मांग को शो किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मांग वक्र की या डिमांड कर्व की। जो डिमांड कर्व है वो क्या है, डिमांड शेड्यूल का ही रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। मतलब मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण मांग वक्र कहलाता है। क्या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दें हम, अगर मांग अनुसूची को ग्राफ में ड्रॉ कर दें तो जो कर्व बनेगा वो मांग वक्र कहलाएगा। जिस तरह से मांग तालिका 2 तरह की है, मांग वक्र भी 2 तरह का है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व व्यक्तिगत मांग वक्र और दूसरा है बाजार मांग वक्र मतलब मार्केट डिमांड कर्व।
इंडिविजुअल डिमांड कर्व, व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र वो वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता के द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्राओं को प्रकट करता है। जैसा कि ग्राफ में आप देख पा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को शो किया गया और वाई एक्सिस पे प्राइस को। डी डी मांग वक्र है, जो इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है। ये कीमत और प्राइस में होने वाले नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है। जैसे कि जब प्राइस 4 रुपीज़ है, 4 रुपीज़ है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 है, और जब प्राइस 1 हो गई है कम होके, तो क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो 4 हो गई है। जो जिससे ये पता लग रहा है कि कीमत अधिक होने पर मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग अधिक हो जाती है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में सिर्फ एक उपभोक्ता के द्वारा डिफरेंट प्राइजेस पर जो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उसको शो किया जाता है। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड कर्व। जैसे कि हमने मार्केट शेड्यूल बनाई थी पीछे, जिसमें हमने ए की डिमांड ली थी, बी की डिमांड ली थी और फिर हमने उसका टोटल लिया था, जिसको हमने मार्केट डिमांड कहा था। सिमिलरली बाज़ार मांग वक्र भी वो वक्र है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी गई मात्राओं के जोड़ को प्रकट करता है। इसमें हमने इस वक्र को व्यक्तिगत मांग वक्रों के मतलब समस्तर जोड़ के द्वारा इसको ड्रॉ करेंगे। जैसे कि इसके 3 पार्ट हो गए, एज डिमांड कर्व, बीज डिमांड कर्व, और तीसरे कॉलम में हमने मार्केट डिमांड को ले लिया, जो ए और बी की जो मांग है उन दोनों के जोड़ से बना है। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में आप देख पा रहे हैं, जैसे ए का मांग वक्र है डी डी नेगेटिव स्लोप, सेकेंड में बी की मांग को शो किया गया डिफरेंट प्राइजेस पे, और इन दोनों का जो समीशन है, जैसे कि जब 4 रुपये कीमत है तो जो ए की मांग 1 और बी की मांग जो 2 थी, तो 1 और 2 जो दोनों का जोड़ है वो 3 आ गया। इट मीन्स जब 4 रुपये कीमत है तो जो मार्केट डिमांड 3 है। जब प्राइस कम होके मान लीजिए 1 हो गई है, तो 1 रुपये कीमत पर ए जो है वो 4 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, और जो 1 रुपये कीमत पर जो बी है वो 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। 5 + 4 9 हो गया। तो जब मार्केट डिमांड वाले लास्ट वाले कॉलम में आप देखोगे कि जब 1 रुपये प्राइस है तो जो दोनों उपभोक्ताओं के द्वारा की जाने वाली मांग है 9 है, तो इन दोनों के जोड़ से बन गया मार्केट डिमांड कर्व। तो ये थर्ड कॉलम में जो डी डी है वो मार्केट डिमांड को शो कर रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मांग के नेगेटिव स्लोप के कारण, या हम कहें मांग का नियम क्यों लागू होता है, या हम कहें मांग वक्र का जो ढलान है, स्लोप है, वो नेगेटिव क्यों होता है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रीज़न कि जो मांग के नेगेटिव स्लोप के लिए जिम्मेवार है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु की जो हम डिमांड है वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ उपयोगिता प्रदान करती है, या हम कहें वो हमारे लिए उपयोगी होती है। और जैसे जैसे एक उपभोक्ता के पास एक निश्चित समय में किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हर अगली इकाई उपभोक्ता को कम उपयोगी लगने लग जाती है, या हम कहें जैसे जैसे किसी उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाएगी, उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, सीमांत उपयोगिता है, वो कम होती जाती है। इसी प्रवृत्ति को ही घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। तो इसी नियम के फलस्वरूप ही, क्योंकि हर अगली इकाई की इम्पोर्टेंस या यूटिलिटी कम है, इसलिए एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की अधिक इकाइयाँ तभी खरीदेगा जब उसको हर अगली इकाई के लिए कम कीमत देनी पड़े। तो इसलिए कीमत कम होने पर ही किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, और कीमत बढ़ने पर ही कम मात्रा उसकी खरीदी जाएगी, क्योंकि जो हर अगली यूनिट है उसकी उपयोगिता क्योंकि उपभोक्ता के लिए कम होती जाती है, इसलिए उसके लिए कम कीमत देने के लिए ही तैयार होता है। नेक्स्ट है आय प्रभाव या इनकम इफेक्ट। किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण जब उपभोक्ता की रियल इनकम या वास्तविक आय में परिवर्तन आ जाता है, तो वास्तविक आय में परिवर्तन आने के कारण क्या है, वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन आता है। मतलब आई एम रिपीटिंग, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में या रियल इनकम में चेंज आता है, और रियल इनकम में चेंज आने के कारण जो वस्तु की मांगी गई मात्रा है उसमें परिवर्तन आ जाता है। इसे ही इनकम इफेक्ट या आय प्रभाव कहा जाता है। अब रियल इनकम क्या चीज़ है? वास्तविक आय वो इनकम होती है जो वस्तुओं और सेवाओं मतलब गुड्स और सर्विसेज के रूप में मापी जाती है। मान लो हम इसको एक एग्जाम्पल से लें। मान लो आपकी प्रतिदिन की इनकम मान लो 100 रुपये है,
और आप उससे सेब खरीदते हैं और सेब की जो कीमत है वो 50 रुपये पर केजी है, ठीक है। तो उस 100 रुपये से 2 किलो सेब आ जाएंगे। लेकिन बाय चांस या मान लो हम कहें सेब की प्राइस कम होकर 40 रुपीज़ हो गई, तो पहले जो 100 रुपये थे उससे 2 किलो सेब आते थे, अब सेब की कीमत 40 रुपये हो गई है। तो अब आपके पास अगर मान लो 2 किलो ही सेब खरीदते तो वो 80 रुपये में आ जाएंगे, मतलब 20 रुपये आपके पास बच गए। तो अब इट मीन्स प्राइस कम होने के कारण आपकी रियल इनकम बढ़ गई, और उस रियल इनकम का प्रयोग आप ज़्यादा सेब खरीदने के लिए भी कर सकते हो या अन्य वस्तु को खरीदने में भी कर सकते हो। तो इसलिए कीमत कम होने पे क्या होता है, वास्तविक आय बढ़ जाती है, इसलिए वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ने पर रियल इनकम या वास्तविक आय कम हो जाती है, जिसके कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब होता है कि जब उपभोक्ता की इनकम या आय समान रहे, उनके समान रहने पर किसी वस्तु की जो कीमत है वो दूसरी वस्तु की तुलना में कम होती है अगर, तो सस्ती वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन किया जाने लगता है। मतलब इसके फलस्वरूप क्या होता है, सस्ती वस्तु की जो मांग है वो अपेक्षाकृत बढ़ जाती है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। मान लीजिए संबंधित वस्तुओं का एग्जाम्पल लें। संबंधित वस्तु जैसे टी और कॉफ़ी है जो आपस में एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है। इन दोनों में से अगर मान लो चाय की कीमत कम हो जाती है, चाय की कीमत कम होने पर आप कॉफ़ी के स्थान पर चाय की जितनी मात्रा खरीदेंगे उसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। इस तरह जब किसी वस्तु की जो कीमत है वो उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की तुलना में अगर कम हो जाती है तो उसका अधिक प्रतिस्थापन किया जाता है, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और इसके विपरीत जब किसी दूसरी वस्तु की तुलना में एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण ही उसकी जो मांग है या डिमांड है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप या उपभोक्ता समूह का आकार। जब मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो जो दूसरे उपभोक्ता जो पहले उसे नहीं खरीद रहे होते उसकी मतलब ज़्यादा प्राइस के कारण, अब वो भी उसको खरीदने लग जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, कंज्यूमर ग्रुप का साइज़ बढ़ गया और इसके फलस्वरूप मांग बढ़ जाएगी। मान लीजिए इसको हम एक उदाहरण से समझें। मान लो मतलब मटर या कोई भी सब्ज़ी का एग्जाम्पल ले लें या कोई फ्रूट का एग्जाम्पल ले लें कि मान लो वो 100 रुपये किलो है, तो बहुत कम व्यक्ति ही मान लो मटर ही ले लें, मटर 100 रुपये पर केजी है, तो कुछ व्यक्ति उसको मटर खरीदेंगे। अब तो मटर की कीमत मान लो कम होकर 100 से कम होकर मान लो 30 रुपये हो गई, तो अब कुछ और व्यक्ति भी मटर खरीदने लग जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, पहले जब कीमत ज़्यादा थी तब कुछ व्यक्ति ही उसको खरीद रहे थे, अब उसकी प्राइस कम हो गई है तो अब बहुत सारे और व्यक्ति भी जुड़ गए जो उस मटर को खरीदने लग गए हैं। तो इस तरह से कंज्यूमर ग्रुप का जो साइज़ है, उपभोक्ताओं का जो आकार है वो पहले की तुलना में बढ़ गया है, तो इस तरह से मटर की मांग भी बढ़ जाएगी। और अगर मान लो मटर की कीमत 100 से 120 हो जाए, कीमत बढ़ जाए, तो कुछ उपभोक्ता मटर खरीदना बंद कर देंगे, हो सकता है। तो इस तरह से कीमत में परिवर्तन के साथ साथ उपभोक्ताओं के समूह के में भी परिवर्तन आ जाता है, जिसका प्रभाव है उसकी कुल मांग पर भी पड़ता है। तो इस तरह से उपभोक्ता समूह के आकार में परिवर्तन होने के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस, विभिन्न उपयोग। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। मान लो घी का ही ले लें या दूध का एग्जांपल ले लें। घी का उपयोग मान लो सब्जी बनाने में भी है, हलवा बनाने में, पराठा बनाने में, मिठाई बनाने में किया जा सकता है। मान लो घी की प्राइस ज़्यादा है तो क्या होगा, उसका उपयोग हम सिर्फ इम्पोर्टेंट काम जैसे सब्जी बनाने में ही करेंगे और इसलिए घी की मांग कम रहेगी। और अगर मान लो घी की कीमत कम हो जाती है तो उसका प्रयोग हम अनइम्पॉर्टेंट काम है जैसे कोई हलवा बनाने में यूज़ कर लिया या मिठाई बनाने में यूज़ कर लिया। तो इस तरह से घी की कीमत कम होने पर उसकी जो मांग है वो बढ़ जाएगी। तो विभिन्न उपयोग या हम कहीं कुछ वस्तुएं जिनके कई उपयोग होते हैं वो भी मांग के नियम के लागू होने के लिए जिम्मेवार है। हम बात कर लेते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद की। मांग के नियम के कुछ एक्सेप्शंस या अपवाद भी हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ वस्तुओं की कीमत अधिक होने पर उनकी मांग बढ़ जाती है या और हम कहें कीमत कम होने पर उनकी जो मांग है वो कम हो जाती है। इसलिए इन वस्तुओं का जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप ना होकर पॉजिटिव स्लोप होता है, जैसा कि डायग्राम में पॉजिटिव स्लोप डायग्राम को शो किया गया है। इसे हम एक्सेप्शनल डिमांड कर्व भी बोल देते हैं। ये कुछ परिस्थितियों में ही लागू होगा या हम उसको मांग के नियम के अपवाद में डाल सकते हैं या अपवाद कह सकते हैं। अब हम वन बाय वन इसके अपवादों को डिस्कस करेंगे कि कब मांग का नियम लागू नहीं होता या किस किस केस में मांग का नियम लागू नहीं होगा। फर्स्ट वन, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं।
प्रोफेसर वेबलन ने इस अपवाद की व्याख्या की है। उनके अकॉर्डिंग जो वस्तु प्रतिष्ठा की सूचक होती है या हम जिस वस्तु को लोग स्टेटस का सिंबल मानते हैं, उनकी मांग तभी अधिक होगी जब उनकी प्राइस ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हीरे हैं, जवाहरात हैं, इनकी कीमत अधिक होने पर ही इनकी मांग ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कीमती हीरे जवाहरात को समाज में अधिक प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, इसलिए इनकी कीमत अधिक होने पर इसकी मांग अधिक होगी और इनकी कीमत कम होने पर इनकी मांग भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसलिए इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, इग्नोरेंस, अज्ञानता। कई बार उपभोक्ता अज्ञानता या भ्रम के कारण भी किसी वस्तु की जो कम कीमत है, अगर नीची कीमत है तो उसको वो कम इम्पोर्टेंट समझकर उसकी कम मात्रा खरीदते हैं और कीमत ज़्यादा होने पर उस वस्तु को महत्वपूर्ण समझने लग जाते हैं और उसकी जो मांग वो ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से कई बार अज्ञानता के कारण भी मांग का नियम लागू नहीं हो पाता। नेक्स्ट है गिफिन गुड्स या गिफिन वस्तु। सर रॉबर्ट गिफिन ने वस्तुओं को दो भागों में बांटा है। एक है सामान्य वस्तुएं, नॉर्मल गुड्स, और दूसरा है निम्न कोटि की वस्तुएं या इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स या निम्न कोटि की वस्तुओं को ही गिफिन वस्तुएं कहा जाता है। सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पर ही इन वस्तुओं का नाम रखा गया। इसलिए गिफिन गुड्स या निम्न कोटि की जो वस्तुएं हैं उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता या ये मांग के नियम के अपवाद में आती हैं। अब निम्न कोटि की वस्तुएं वो वस्तुएं हैं, या हम कहें निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग कीमत के घटने से घटती है और कीमत के बढ़ने से बढ़ती है। क्यों? क्योंकि कीमत में परिवर्तन आने से, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, उपभोक्ता की रियल इनकम या वास्तविक आय में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए अगर कीमत गिरने से या मतलब हम कहीं प्राइस डाउन चली गई, तब क्या होगा? उपभोक्ता की जो रियल इनकम है या वास्तविक आय है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए वो निम्न कोटि की वस्तु या घटिया वस्तु की जगह सामान्य वस्तु का प्रतिस्थापन कर लेता है। और इसी तरह से जब कीमत बढ़ जाती है तब उसकी वास्तविक आय कम हो जाती है, इसलिए वो सामान्य वस्तु की तुलना में निम्न कोटि की वस्तु का ही अधिक उपयोग करता है। तो इसके फलस्वरूप जो मांग वक्र का ढलान है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर हो जाता है। तो इस तरह से गिफिन गुड्स जो हैं वो मांग के नियम के अपवाद में आती हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर। भविष्य में कीमतों में कमी या वृद्धि की आशा। कई वस्तुओं की कीमतें मान लो ये लग रहा है कि भविष्य में अधिक होने की आशंसा या आशा है, तो लोग क्या करते हैं, वर्तमान में भी कीमत बढ़ रही है, बढ़ने पर भी उस वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदने लग जाते हैं। इसी तरह से अगर फ्यूचर में या भविष्य में कीमतें कम होने की आशा है, तो जो उपभोक्ता है वर्तमान समय में कीमतें कम होने पर भी उस वस्तु की कम मात्रा खरीदेंगे। तो इस स्थिति में मांग वक्र का जो ढलान है वो ऊपर की ओर होगा। तो इस तरह से हमने देखा, इस वीडियो लेक्चर में हमने मांग के नियम को डिस्कस किया कि मांग के नियम क्या है, उसकी मान्यताएं क्या हैं। फिर हमने उसको टेबल और डायग्राम से समझा और फिर हमने मांग वक्र के नेगेटिव स्लोप होने के रीजंस पढ़े और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि मांग का नियम कब लागू नहीं होगा या मांग के नियम के क्या क्या अपवाद हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। थैंक यू।